हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मुस्कान पर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माई नेम इज़ मुस्कान साहू। आई हैव क्वालिफाइड JRF in 2020 with 99.73 percentile. I have also qualified only NET 2 times in June 2019 and December 2019. I have also completed my MCOM in 2020. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ किस पे, एक्सपेक्टेड MCQs ऑन लेवरेज एनालिसिस। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ लेवरेज एनालिसिस से कौन कौन से MCQ पूछे जा सकते हैं UGC नेट के एग्ज़ाम में, वो आज हम देखेंगे। देखिए, UGC नेट के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो लेवरेज एनालिसिस से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 to 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, हर साल आते हैं। तो इसे अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये 2 क्वेश्चन अगर आ गए तो 4 नंबर आपका सिक्योर हो सकता है। और ऐसे एग्ज़ाम्स में पॉइंट नंबर का बहुत वैल्यू होता है, ये तो जानते ही होंगे आप। किसी का कुछ पॉइंट से ही रह जाता है। जब हम दिए थे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम तो हमारा 2.66% से रुका था। तो सोचिए क्या बीता होगा हमारे ऊपर। तो इसमें एक एक क्वेश्चन की अहमियत होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लें। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज पे। देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज और या हम बोले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के 2 फॉर्मूला होते हैं। एक क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसमें हम क्या देखते हैं, सेल्स में चेंज का इफेक्ट देखते हैं। किस पे, सेल्स में जो चेंज होगा उसका इफेक्ट हम देखते हैं EBIT पर। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर हम फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें तो इसमें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में हम क्या देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। यहाँ हम EBIT के चेंज का इफेक्ट EPS पे देखते हैं। अगर हम कंबाइंड लेवरेज में आए तो कंबाइंड लेवरेज में हम क्या देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यहाँ हम सेल्स में चेंज होने का इफेक्ट EPS पर देखते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज किनके बीच में रिलेशनशिप बताता है हमें, ऑपरेटिंग लेवरेज हमें रिलेशनशिप बताता है EBIT और सेल्स के बीच में, जबकि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज हमें रिलेशनशिप बताता है EPS एंड EBIT के बीच में, और डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज हमें बताता है EPS और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप। इसका सेकेंड फार्मूला भी है, इन तीनों का सेकेंड फार्मूला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का सेकेंड है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज EBIT अपॉन EBT एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। और कंबाइंड लेवरेज का एक और फॉर्मूला क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीप्लाई ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो उसी को कट करके हमारा आता है कंबाइंड लेवरेज। देखिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT मल्टीप्लाई EBIT अपॉन EBT। तो यहाँ पर देखिए EBT से EBT कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो देखिए डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ये वैसे ये वाला फॉर्मूला भी है। देखिए, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स है। इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे किसमें, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो EBIT से EBIT कट हो जाएगा, बचेगा क्या, परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड परसेंटेज चेंज इन EPS। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, परसेंटेज चेंज इन EPS ऊपर बचा है, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आता है, कंबाइंड लेवरेज। ये हम पढ़े थे, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाइए, तुरंत देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, EBIT एंड EBT इज द फॉर्मूला ऑफ, EBIT एंड EBT इज द फॉर्मूला ऑफ। अभी हम क्या देखे हैं पीछे, EBIT और EBT किसका फॉर्मूला है, EBIT अपॉन EBT फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। और कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ये किसका फॉर्मूला था, कंबाइंड लेवरेज। देखिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT किसका फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला था। फिर उसके बाद देखिए थर्ड है
कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए, इफ सेल्स इज 10 लाख, सेल्स आपको दिया है 10 लाख, ईबीआईटी है 5 लाख, कंट्रीब्यूशन है 7 लाख, ईबीटी है 2 लाख, देन ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी। तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा? ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन चाहिए और ईबीआईटी चाहिए। ये सेल्स और ईबीटी हमारे किसी काम का नहीं है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी फॉर्मूला लिखेंगे। कंट्रीब्यूशन कितना है? 7 है, ईबीआईटी कितना है? 5, डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 1.4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स, या हम इसको क्या बोलें? 140%। 1.4 टाइम्स आया। इसका मतलब क्या? अगर हम सेल्स में 1% का चेंज करेंगे तो हमारे ईबीआईटी में कितने परसेंट का चेंज होगा? 1.4% का चेंज होगा। अगर हमारा सेल्स 100 रुपये से बढ़ता है तो हमारा ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा? अगर हमारा सेल्स 100% से बढ़ता है तो हमारा ईबीआईटी 140% से बढ़ेगा। ठीक है, ये टाइम्स और परसेंटेज का मतलब यही होता है कि अगर हम सेल्स में 1% से चेंज करेंगे तो हमारे ईबीआईटी में कितने परसेंट से चेंज होगा? 1.4% से। क्या होता है इसका फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जो सेल्स में चेंज होगा उसका इफेक्ट हम देखते हैं ईबीआईटी पे, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते हैं। सेल्स के इफेक्ट को ईबीआईटी पर देखने के लिए, ईबीआईटी पर मेजर करने के लिए हम ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते हैं। उसके बाद देखिए, सेल्स है 10 लाख, ईबीआईटी है 5 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन है 7 लाख, ईबीटी है 2 लाख। फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करना है। फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ईबीआईटी और ईबीटी चाहिए, बाकी हमारा कंट्रीब्यूशन और सेल्स से कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी कितना है? 5 है, ईबीटी कितना है? 2 है, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 2.5 टाइम्स, यानी 250%। तो यहाँ पे 2.5 टाइम्स का क्या मतलब है कि अगर हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। मतलब कि अगर हम अपने ईबीआईटी में 1% का चेंज कर रहे हैं, हमारा ईबीआईटी 1% से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा ईपीएस कितने से इंक्रीज डिक्रीज होगा? 2.5% से। ठीक है, इसका मतलब ये है। देखिए, चाहे हम ये फॉर्मूला लगाएं चाहे हम ये फॉर्मूला लगाएं, दोनों से आंसर सेम आता है। ठीक है, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। दोनों का मकसद एक ही है, क्या मेजर करना? ईबीआईटी के इफेक्ट को मेजर करना ईपीएस पे। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज में। और ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या मेजर किया जाता है? सेल्स के इफेक्ट को मेजर किया जाता है ईबीआईटी पे, जबकि कंबाइंड लेवरेज में क्या मेजर किया जाता है? सेल्स के इफेक्ट को ईपीएस पे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, इफ सेल्स 10 लाख है, ईबीआईटी 5 लाख है, कंट्रीब्यूशन 7 लाख है, ईबीटी 2 लाख है, देन कंबाइंड लेवरेज विल बी। तो कंबाइंड लेवरेज क्या होगा? कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। सिंपल। तो हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए और ईबीटी चाहिए, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, दोनों कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। तो क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी इक्वल टू 7 अपॉन में 2, डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 3.5% या 350%। ये 3.5% का क्या मतलब है? कंबाइंड लेवरेज का एक और फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, मतलब कि हम सेल्स में अगर 1% का चेंज कर रहे हैं तो हमारे ईपीएस में 3.5% का चेंज आएगा। ठीक है, ये हमें बताता है कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज हमें रिलेशनशिप दिखाता है सेल्स एंड ईपीएस के बीच में। देखिए, एक और तरीके से कंबाइंड लेवरेज निकल सकता था। अगर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज दिया होता तो ये क्वेश्चन सेम है। इसी क्वेश्चन पे पहले हम ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल चुके हैं और इसी क्वेश्चन पे हम अभी फाइनेंशियल लेवरेज निकाले हैं, सेम क्वेश्चन पे। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया था? 1.4
और फाइनेंशियल लेवरेज कितना है, तो 2.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो 3.5 या 350%। ऐसा कब निकालेंगे, ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमें ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज दिया हो। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने का, डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी लिखिए और डायरेक्ट कैलकुलेट करिए, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ईबीआईटी से ईबीआईटी कट करेंगे, फिर उसके बाद इस स्टेज पे आएंगे, इस स्टेज पे फिर निकालेंगे। तो इतना करने का क्या ज़रूरत, एग्जाम में टाइम नहीं होता, एक एक सेकेंड की वैल्यू होती है, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन लगाइएगा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा कि यूँ 2 से 3 सेकेंड में आपको पता चल जाए कि इसमें करना क्या है, और 1 मिनट के अंदर अंदर आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। कोशिश करिएगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाएं, पहले जो क्वेश्चन आएगा उससे फटाफट लगाइएगा, फिर उसके बाद जिसमें लग रहा है कि अभी इसमें सोचने की ज़रूरत है तो उसे छोड़ दीजिएगा। देखिए कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगाते हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो पहले राउंड में जो आ रहा है एकदम जिस पे श्योर है, ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद सेकंड राउंड फिर से रिवाइज करिए। अब सेकंड राउंड में जो आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें जिसमें थोड़ी श्योरिटी हो वो करिए। फिर थर्ड राउंड में पूरा एक बार कर डालिए, नहीं आ रहा है वो भी लगा डालिए, ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होती नहीं है। फर्स्ट राउंड में एकदम जिसमें श्योर है वो लगाइए, सेकेंड राउंड में जब रिवाइज करिए तो जिसमें आप गेस लगा सकते हैं वो वाला लगाइए, और जो एकदम भी नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में बस उस पर टिक करना रहे। ठीक है, जिसमें आपको एकदम भी कोई भी आइडिया नहीं लग पा रहा है, सब कुछ देख लिया आजमा के, नहीं पता चल रहा है कुछ नहीं, तो उस पर जो टिक करना है लास्ट में जय माता दी करके वो लास्ट में करना है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेकंड राउंड में करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आंसर्स नहीं आते हैं तो दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन लास्ट में करिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 7 क्वेश्चन क्या, ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ 2 गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन, ऑपरेटिंग लेवरेज किसके बीच में हमें रिलेशनशिप दिखाता है, ऑपरेटिंग लेवरेज हमें रिलेशनशिप दिखाता है सेल्स एंड ईबीआईटी के बीच में। हम देखते हैं कि सेल्स में जो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट हमारे ईबीआईटी पे क्या पड़ रहा है, तो सेल्स एंड ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप हमें बताता है ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर्मूला क्या होता है इसका, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हम इसमें देखते हैं कि सेल्स में जो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट हमारे ईबीआईटी पर क्या पड़ रहा है। उसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ 2 गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन, फाइनेंशियल लेवरेज हमें किन के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, तो फाइनेंशियल लेवरेज में हम क्या देखते हैं, ईपीएस अपॉन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यहाँ हम देखते हैं कि ईबीआईटी में जो चेंज कर रहे हैं उसका हमारे ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, इसमें हम देखेंगे कि ईबीआईटी में अगर हम कुछ परसेंट से चेंज कर रहे हैं तो उसका हमारे ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसमें हम किसके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज में, ईबीआईटी एंड ईपीएस के बीच में। नेक्स्ट देखिए कंबाइंड लेवरेज ऑफ 2 गिव्स अस रिलेशन बिटवीन, कंबाइंड लेवरेज किसके बीच में रिलेशन बताता है हमें, ईपीएस एंड सेल्स के बीच में। यहाँ हम देखते हैं कि सेल्स में अगर कोई चेंज हम कर रहे हैं तो उसका हमारे ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल्स एंड ईपीएस, सेल्स एंड ईपीएस। कंबाइंड लेवरेज हमें सेल्स एंड ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये देखिए सेल्स में से हम जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, फिर उसके बाद जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसे ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, ईबीआईटी भी बोलते हैं। फिर इसमें से जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो ईबीटी आता है, फिर टैक्स माइनस करते हैं तो ईएआईटी आता है। ये देखिए जो ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ तक वाला पोर्शन, ईबीआईटी तक वाला पोर्शन, ये क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज का पोर्शन है, ऑपरेटिंग लेवरेज में हम यूज़ करते हैं। और ईबीआईटी से लेकर ये ईएआईटी वाला पोर्शन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम इन दोनों कंबाइंड, अगर हमें देखना है कंबाइंड लेवरेज, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, कंबाइंड लेवरेज, जो हमें क्या बताता है, टोटल लेवरेज बताता है। क्या बताता है, टोटल लेवरेज, या हम बोले टोटल रिस्क, कि कंपनी में टोटल कितना रिस्क है, ये हमें कौन बताता है, कंबाइंड लेवरेज बताता है। ठीक,
अब देखिए कंबाइंड लेवरेज विल बी हायर। कंबाइंड लेवरेज कब हायर होगा? कंबाइंड लेवरेज किसका कॉम्बिनेशन है? ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज का कॉम्बिनेशन क्या है? कंबाइंड लेवरेज है, ठीक है। तो कंबाइंड लेवरेज कब हायर होगा? जब ये दोनों हायर होंगे। और ये दोनों हायर कब होंगे? ऑपरेटिंग लेवरेज हायर कब होगा? जब ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगा। और फाइनेंशियल लेवरेज कब हाई होगा? फाइनेंशियल लेवरेज कब हाई होगा? जब फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगा। तो अगर ये दोनों हाई हैं, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, तो कंबाइंड लेवरेज भी हाई होगा। व्हेन इंक्रीज फिक्स्ड एंड इंटरेस्ट कॉस्ट बोथ, जब दोनों ही कॉस्ट इंक्रीज होगा, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी एंड इंटरेस्ट कॉस्ट भी, तो कंपनी में क्या होगा? ऑपरेटिंग लेवरेज हाई होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी हाई। अभी हम बताएं ऑपरेटिंग लेवरेज कब हाई होगा? जब हम इंक्रीज करेंगे किसको? फिक्स्ड कॉस्ट को। जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज हाई होगा। जब हम इंटरेस्ट कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज हाई होगा। और जब दोनों ही हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा कंबाइंड लेवरेज हाई होगा, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल लेवरेज विल बी हायर। फाइनेंशियल लेवरेज कब हायर होगा? जब हम इंक्रीज करेंगे किसका? इंटरेस्ट कॉस्ट को जब हम इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2 एंड कंबाइंड लेवरेज इज 5, देन फाइनेंशियल लेवरेज विल बी। यहाँ हमें क्या निकालना है? फाइनेंशियल लेवरेज। देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज 5 है, ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है। तो देखिए कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5 टाइम्स, या इसे हम क्या लिख सकते हैं? 250%। कितना आ गया? 250% या 2.5 टाइम्स। इसे देखिए अगर आपको चेक करना है आपका आंसर सही है कि नहीं सही है तो चेक करके देख लेंगे हम। देखिए कंबाइंड लेवरेज निकालेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया? 2, फाइनेंशियल लेवरेज कितना आया? 2.5। कैलकुलेट कर दिया, 5 टाइम्स क्या आ गया? कंबाइंड लेवरेज। इसका मतलब आंसर आपका सही है, ठीक है। ये हम रीचेक करने के लिए बताए हैं। 2.5 आ गया क्या? फाइनेंशियल लेवरेज। अब देखिए यहाँ आपको ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है, कंबाइंड लेवरेज निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा 5 2 जा 10। नेक्स्ट देखिए इफ फाइनेंशियल लेवरेज, अब यहाँ देखिए फाइनेंशियल लेवरेज 2 है, कंबाइंड लेवरेज 5 है, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है तो वैसे ही निकलेगा। देखिए कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज 5 है, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं पता है, फाइनेंशियल लेवरेज 2 है। कैलकुलेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5 टाइम्स, या हम इसको 250% भी बोल सकते हैं। रीचेक हम इस तरीके से कर सकते हैं। आंसर कितना आ गया? 2.5%। ऑपरेटिंग लेवरेज हेल्प्स अस इन एनालिसिस ऑफ। ऑपरेटिंग लेवरेज हमें कौन सा रिस्क बताता है? ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू हम किस रिस्क के बारे में जानते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा मदद करता है कौन से रिस्क को एनालाइज करने में? बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कौन सा रिस्क होता है? जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड रिस्क है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज हमें किसके एनालिसिस में हेल्प करता है? बिजनेस रिस्क के एनालिसिस में हेल्प करता है। जबकि फाइनेंशियल लेवरेज हमें किसके रिस्क के एनालिसिस में हेल्प करता है? फाइनेंसिंग रिस्क के एनालिसिस में हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे मैम इंटरेस्ट रेट रिस्क भी तो हो सकता है, तो नहीं। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? सिस्टमैटिक रिस्क होता है। सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क हम पढ़ाएं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन विथ PYQs, विथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन विथ PYQs वाली वीडियो में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों वीडियो में से एक वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम ये डिटेल में समझाए हैं, तो उसे देखिएगा। देखिए इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क होता है। ये वो रिस्क होता है जो पूरे के पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है। देखिए सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा रिस्क होता है? सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो पूरे के पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है। उस मार्केट में जितनी भी फर्म है, या हम बोले पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म है, जब उन सभी फर्म को अफेक्ट कर रहा है वो रिस्क, तो वो सिस्टमैटिक रिस्क है। जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? अनसिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो सिर्फ पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड होता है। जैसे बिजनेस रिस्क, बिजनेस या फाइनेंसिंग रिस्क। बिजनेस रिस्क या फाइनेंसिंग रिस्क कौन सा रिस्क होता है? ये पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड होता है। पर्टिकुलर फर्म के ऑपरेशन से रिलेटेड रिस्क है तो वो
बिजनेस रिस्क है, पर्टिकुलर फर्म के फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क है तो वो फाइनेंसिंग रिस्क है। लेकिन अगर पूरे के पूरे मार्केट की बात की जाए, अगर पूरे के पूरे इंडस्ट्री की बात की जा रही है तो वो कौन सा रिस्क है? सिस्टमेटिक रिस्क है। तो ये मार्केटिंग रिस्क जो है, मार्केटिंग रिस्क या हम बोले मार्केट रिस्क, तो वो तो पूरे के पूरे मार्केट को अफेक्ट करेगा। इंटरेस्ट रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रिस्क मार्केट रिस्क होता है। इसमें क्या होता है, जब इंटरेस्ट इंक्रीज होता है मार्केट में इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो बॉन्ड की वैल्यू कम होती है। बॉन्ड या हम बोले जो इंटरेस्ट बियरिंग एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, उनकी वैल्यू कम होती है। जबकि अगर इंटरेस्ट मार्केट में रिड्यूस होता है तो इन्वेस्टमेंट बियरिंग, जो इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट है, उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ये आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन विथ PYQs में फर्स्ट क्वेश्चन ही है, देखिएगा आपको समझ में आएगा इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है। नेक्स्ट देखिए, कंबाइंड लेवरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम। कंबाइंड लेवरेज किससे ऑब्टेन होता है? इन दोनों के मल्टीप्लाई से। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलता है? कंबाइंड लेवरेज मिलता है। फिर देखिए 19 क्वेश्चन, हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स। फाइनेंशियल लेवरेज हाई है मतलब फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हाई है। और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कब हाई होगा? जब हायर डेट होगा। जब हाई डेट है कंपनी में, डेट का प्रोपोर्शन हाई है, तो हम क्या बोलेंगे? कंपनी में हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है। ऑपरेटिंग लेवरेज अराइज। ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी वजह से अराइज होता है? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से अराइज होता है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज अराइज होता है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है मतलब कंपनी के पास ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, कंपनी के पास रिस्क नहीं है, कंपनी के पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं है, चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। फिर देखिए फाइनेंशियल लेवरेज अराइज बिकॉज ऑफ। फाइनेंशियल लेवरेज किसकी वजह से अराइज होता है? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से अराइज होता है, या हम बोले इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से अराइज होता है। ओह सॉरी, ये देखिए गलत है, इसका आंसर ये होगा इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज इज कैलकुलेटेड एट। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, दिस वन। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? EBIT अपॉन EBT, या EBT को PBT भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों नाम से इसको बुलाते हैं। विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर फर्म। ये हम आपको कंबाइंड लेवरेज में बताए थे। कौन सा कॉम्बिनेशन फर्म के लिए सही होता है? सबसे सही, सबसे आइडियल सिचुएशन होता है लो ऑपरेटिंग लेवरेज एंड हाई फाइनेंशियल लेवरेज का। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल लेवरेज जीरो कब होगा। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज जीरो कब होगा? देखिए फाइनेंशियल लेवरेज, ये देखिए फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT। अगर EBIT जीरो है, ठीक है, अगर EBIT जीरो है तो जाहिर सी बात है EBT भी कुछ नहीं आएगा, EBT भी कुछ नहीं आएगा, EBIT ही जीरो है तो इंटरेस्ट ये क्या आएगा? नेगेटिव में EBT हमारा आ जाएगा। देखिए रुकिए, देखिए हम क्या करते हैं, सेल्स आता है हमारा, ठीक है, इसमें से हम माइनस करते हैं। जब इसमें से हम माइनस करेंगे क्या? वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन आता है। फिर इसमें से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, तो क्या आता है? तो हमारा आता है EBIT, ठीक है, EBIT आता है। फिर उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो आता है क्या आता है? EBT आता है। फिर इसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं तो क्या आता है? EAIT आता है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सोचिए अगर EBIT जीरो हो जाएगा, तो इंटरेस्ट तो कुछ ना कुछ रहेगा ही, इंटरेस्ट तो हमें देना ही है। तो इंटरेस्ट सपोज करिए कुछ होगा तो यहाँ आंसर क्या आएगा? यहाँ आंसर नेगेटिव आएगा। EBT में आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एंड देन उसके बाद EAT, टैक्स तो कुछ लगेगा नहीं, तो यहाँ भी जो भी बैलेंस बचेगा वो तो नेगेटिव ही बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, देखिए यहाँ पर हम क्या बता रहे थे EBIT अपॉन EBT में कि अगर EBIT जीरो है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी जीरो ही आएगा। लेकिन अगर EBT जीरो है मतलब EBIT का कुछ अमाउंट है, उसमें से जब हम इंटरेस्ट माइनस किए, सपोज 2000 हमारा EBIT था और 2000 इंटरेस्ट भी था, तो EBT क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा।
2000 EBIT था, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किए तो 0 आ गया EBT। तो जब EBT नीचे होगा, मतलब EBT 0 होगा, जब 0 नीचे होगा तो आंसर इन्फिनेटिव में आएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, फाइनेंशियल लिवरेज इज 0। फाइनेंशियल लिवरेज 0 किस केस में होगा, जब EBIT 0 होगा। तो EBIT 0 है तो फाइनेंशियल लिवरेज भी 0 होगा। अगर EBIT इंटरेस्ट के इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनेटिव में आएगा। अगर EBIT फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल है तो यही बात बोल रहा है, ठीक है, इस यही बात बोल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल है तो क्या आएगा, तो भी आंसर इन्फिनेटिव में आएगा। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड के इक्वल है तो प्रेफरेंस डिविडेंड EBT में से ही माइनस होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स माइनस होता है, टैक्स माइनस करने के बाद माइनस होता है, तो थोड़ी 0 आएगा, तो थोड़ी बैलेंस हमारा 0 आएगा। देखिए जब हम EBIT में से EBIT में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आता है EAT, फिर इसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं तो EAIT आता है। यहाँ पे आएगा EBT, देन टैक्स माइनस करेंगे तो EAIT आता है। इसमें से माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें से माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो जब हम फाइनेंशियल लेवरेज निकालेंगे तो फाइनेंशियल लेवरेज के लिए हमें EBT और EBIT तो चाहिए, तो ये दोनों तो नेगेटिव नहीं है, ये दोनों तो 0 नहीं है, तो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज कहाँ से 0 आएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल लेवरेज 0 कब आएगा, जब हमारा EBIT 0 होगा, ठीक है। अब देखिए इफ फाइनेंशियल लेवरेज 1, फाइनेंशियल लेवरेज 1 किस केस में होता है, फाइनेंशियल लेवरेज जब 1 होता है तो इसका मतलब होता है देयर इज नो फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज 1 है मतलब कि कोई भी फाइनेंशियल लेवरेज नहीं है, मतलब कि कंपनी में कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी में फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। फाइनेंशियल लेवरेज 1 है मतलब कंपनी में फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, इट मीन्स इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में, ठीक है। देखिए अगर EBIT 0 है, EBIT अगर 2000 है, इंटरेस्ट नहीं है, तो EBT भी 2000 होगा। और देखिए 2000 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या है, 1 आया। क्या यहाँ पे इंटरेस्ट था, नहीं था, तो 1 क्या इंडिकेट करता है, चाहे फाइनेंशियल लेवरेज हो, चाहे कंबाइंड लेवरेज हो, चाहे ऑपरेटिंग लेवरेज हो, अगर 1 है तो इसका मतलब उस कंपनी में लेवरेज नहीं है, नो लेवरेज, उस कंपनी में लेवरेज नहीं है। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है इसका मतलब कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। अगर फाइनेंशियल लेवरेज 1 है इसका मतलब कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है। अगर कंबाइंड लेवरेज 1 है इसका मतलब कंपनी में दोनों ही फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ना तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है ना तो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर देखिए बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड, बिजनेस रिस्क किसके थ्रू मेजर होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू, क्योंकि बिजनेस रिस्क ऑपरेशन रिलेटेड रिस्क होता है। रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेल्स एंड चेंज इन EPS, ये कौन बताता है रिलेशनशिप हमें, सेल्स सबसे ऊपर EPS सबसे नीचे, कौन बताएगा इन दोनों के पीछे रिलेशनशिप, कंबाइंड लेवरेज, आंसर क्या हो जाएगा, कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज वर्क्स ऑन, ऑपरेटिंग लेवरेज किस पे वर्क करता है, ऑपरेटिंग लेवरेज सेल्स इंक्रीज होगा या सेल्स डिक्रीज होगा या दोनों या नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ A एंड B। चाहे सेल्स इंक्रीज हो चाहे सेल्स डिक्रीज हो, दोनों ही ऑपरेटिंग लेवरेज को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज है फॉर्म में तो जितने से सेल्स इंक्रीज होगा उससे ज़्यादा का EBIT इंक्रीज हो जाएगा। अगर सेल्स डिक्रीज हो रहा है तो जितने का सेल्स डिक्रीज होगा उससे ज़्यादा का EBIT डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो दोनों ही ऑपरेटिंग लेवरेज को अफेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लेवरेज। इफ द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 0, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हम क्या बोले थे, अगर फिक्स्ड कॉस्ट 0 है मतलब देयर इज नो ऑपरेटिंग लेवरेज, देयर इज नो ऑपरेटिंग लेवरेज। और अगर कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या आता है, 1 होता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज 1 आंसर नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी एबव। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी एबव, क्योंकि जब कंपनी में लेवरेज नहीं होता है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताए हैं। देखिए इफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1 देन देयर विल बी नो लेवरेज, इसका मतलब कंपनी में कोई भी लेवरेज नहीं है। देखिए अगर कॉन्ट्रीब्यूशन 2000 है, फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं है, तो EBIT भी 2000 आएगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, 2000 डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया, 1। इसका मतलब कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज या कंबाइंड लेवरेज तीनों में से कोई भी 1 है इसका मतलब कंपनी में लेवरेज नहीं है।
इफ अ फर्म हैज नो डेट, अगर फर्म में कोई डेट नहीं है, इसका मतलब फाइनेंशियल लेवरेज किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, मतलब कंपनी में कोई भी लेवरेज नहीं है। इफ अ कंपनी इशू न्यू डिबेंचर, अगर कंपनी नया डिबेंचर इशू कर रही है, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होगा, कंपनी में इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, मतलब कंपनी का रिस्क एंड एडवांटेज दोनों ही इंक्रीज होगा, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज होगा, फाइनेंशियल लेवरेज विल इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ अ फर्म हैज डॉल, डॉल मतलब क्या, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2.8 है, इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, मतलब कि अगर 1% का चेंज हम करेंगे सेल्स में, तो हमारे EBIT में कितने परसेंट का चेंज होगा, 2.8% का चेंज। देखिए, इफ सेल्स राइज बाय 1%, EBIT विल राइज बाय 2.8%। हायर ऑपरेटिंग लेवरेज इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ, हायर ऑपरेटिंग लेवरेज अगर हायर है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपनी में हाई है, मतलब हाई फिक्स्ड कॉस्ट है। हायर फाइनेंशियल लेवरेज, अगर फाइनेंशियल लेवरेज हाई है, मतलब कंपनी में हायर डेट है। इफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2, सेल्स इंक्रीज बाय 20% देन EBIT, तो EBIT क्या होगा, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, सेल्स 20% से इंक्रीज हुआ, तो EBIT कितने से इंक्रीज होगा। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है, 20% है, ये 2 नीचे आएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT 20% मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना आएगा, 40%। देखिए, अगर सेल्स में इंक्रीज हो रहा है तो EBIT में भी इंक्रीज ही होगा, अगर सेल्स में डिक्रीज हो रहा है तो EBIT में भी डिक्रीज ही होगा। जो सेल्स में होगा इंक्रीज डिक्रीज, वही इंक्रीज डिक्रीज EBIT में भी होगा। यहाँ पे क्या हुआ, 20% से इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ आंसर क्या है, 40%, मतलब EBIT कितने से इंक्रीज होगा, 40% से इंक्रीज होगा। अगर यही सेल्स डिक्रीज हुआ होता 20% से, तो EBIT 40% से डिक्रीज हुआ होता। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2, EBIT इंक्रीज बाय 20%। अब यहाँ बोल रहे हैं EBIT 20% से इंक्रीज होगा, तो सेल्स हमारा क्या होगा। देखिए, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, EBIT कितने से इंक्रीज हुआ है, 20% से। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, 2 है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल टू 20% अपॉन में 2 कितना आ गया, 10%। इसका मतलब हमारा सेल्स कितने से इंक्रीज हुआ होगा, 10% से इंक्रीज हुआ हमारा सेल्स, तो हमारा EBIT कितने से इंक्रीज हुआ, 20% से इंक्रीज हुआ। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, इसका मतलब अगर हमारे सेल्स में 1% का चेंज होगा, तो हमारे EBIT में 2% का चेंज होगा। हमारे सेल्स में 10% का चेंज हुआ, तो हमारे EBIT में 20% का चेंज होगा। ठीक है, इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज 2 दिया है, इसका मतलब कि EBIT 20% से इंक्रीज हुआ। देखिए, 2 ऑपरेटिंग लेवरेज है, मतलब 1% का चेंज अगर हम करें, 1% का चेंज अगर हम करें अपने सेल्स में, तो हमारे EBIT में कितने % का चेंज होगा, 2% का चेंज होगा। तो अगर EBIT में 20% का चेंज हुआ है, मतलब सेल्स में कितने का चेंज हुआ होगा, 10%। EBIT 20% से इंक्रीज हुआ, मतलब हमारा सेल्स 10% से इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। फिर देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज 2, अगर देखिए फाइनेंशियल लेवरेज 2 है, EBIT हमारा इंक्रीज हुआ 20% से, तो EPS क्या होगा। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर हमारा यहाँ देखिए फाइनेंशियल लेवरेज 2 है, इसका मतलब क्या है, अगर हम 1% से अपने EBIT में इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो 2% से हमारा EPS में चेंज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बोले, EBIT इंक्रीज हुआ 20% से, तो EPS कितने से इंक्रीज होगा, जस्ट डबल, यानी 40% से इंक्रीज होगा हमारा EPS। तो आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीज बाई 40%। देखिए, ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, फॉर्मूला लिख के देखिए, आया ना, 40% से इंक्रीज, EPS में कितने से इंक्रीज होगा, 40%। अब देखिए यहाँ पर क्या, फाइनेंशियल लेवरेज 2 है, EPS इंक्रीज हुआ 20% से, देन EBIT कितने से इंक्रीज होगा। तो देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज 2 है, इसका मतलब कि 1% से अगर हम चेंज करें अपने EBIT में, तो 2% से चेंज होगा किस में, EPS में। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि ईपीएस इंक्रीज हुआ 20% से। ईपीएस कितने से इंक्रीज हुआ, 20% से। तो इसका हाफ इंक्रीज हुआ होगा ईबीआईटी में, मतलब ईबीआईटी में कितने का इंक्रीज हुआ होगा, 10% का इंक्रीज हुआ होगा। देखिए फॉर्मूला से निकाल देंगे तो आया ना, 10% से इंक्रीज विल इंक्रीज बाय 10%। ईबीआईटी कितने से इंक्रीज हुआ होगा, 10% से इंक्रीज हुआ होगा। अब यहाँ देखिए कंबाइंड लेवरेज 2 है, ठीक है, कंबाइंड लेवरेज 2 है। इसका मतलब कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, मतलब कि अगर 1% का चेंज होगा सेल्स में तो 2% का चेंज होगा किसमें, ईपीएस में। तो यहाँ पे क्या दिया है कि सेल्स इंक्रीज हुआ है 20% से, सेल्स इंक्रीज हुआ है 20% से। तो ये देखिए जस्ट डबल चेंज होगा ईपीएस में। तो ईपीएस में कितने का चेंज होगा, 40%, जस्ट डबल। इसका मतलब हमारा ईपीएस कितने से इंक्रीज होगा, 40% से इंक्रीज होगा। देखिए फॉर्मूला में रख देंगे तो सेम आंसर आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सेल्स में इंक्रीज हो रहा है तो ईपीएस में भी इंक्रीज ही होगा, अगर सेल्स में डिक्रीज हो रहा है तो ईपीएस में भी डिक्रीज ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा ना हो कि यहाँ पे इंक्रीज दिया हुआ और आंसर में आप डिक्रीज लगा के चले आए। फिर देखिए कंबाइंड लेवरेज 2 है, ईपीएस अगर इंक्रीज होगा 20% से तो सेल्स क्या होगा। तो देखिए कंबाइंड लेवरेज क्या है, 2 है। इसका मतलब 1% का इंक्रीज सेल्स में ईपीएस में, ईपीएस में कितने का इंक्रीज करेगा, 2% का इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या दिया है, ईपीएस कितने से इंक्रीज हुआ, 20% से। तो इसका हाफ सेल्स में इंक्रीज होगा, मतलब सेल्स में कितने से इंक्रीज हुआ होगा, 10% से इंक्रीज हुआ होगा। देखिए फॉर्मूला में निकाल देंगे, फॉर्मूला से तो 10% आ जाएगा। आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से याद होगा, प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपको एग्जाम में आसानी होगा, फटाफट से कर लेंगे। नहीं तो वही फॉर्मूला के थ्रू करना होगा, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। फिर देखिए इफ कंबाइंड लेवरेज 2 सेल्स डिक्रीज बाय 20%। अब देखिए यहाँ पे डिक्रीज आ गया। देखिए कंबाइंड लेवरेज 2 है, इसका मतलब क्या, कंबाइंड लेवरेज 2 है, इसका मतलब अगर हम 1% का चेंज करें अपने सेल्स में तो हमारे ईपीएस में कितने का चेंज होगा, 2% का चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे सेल्स हमारा डिक्रीज हुआ 20% से, तो उसका जस्ट डबल चेंज होगा किसमें, ईपीएस में। तो ईपीएस में कितना आ जाएगा, 40%। इसका मतलब कि सेल्स डिक्रीज होगा 20% से, तो हमारा ईपीएस कितने से डिक्रीज होगा, 40% से डिक्रीज होगा। सॉरी यहाँ पर डिक्रीज होगा, ये नहीं होगा आंसर ये होगा, हमारा ईपीएस कितने से डिक्रीज होगा, 40% से डिक्रीज होगा। देखिए आंसर कितना है, 40%। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डिक्रीज इंक्रीज, अगर यहाँ पे डिक्रीज है तो ईपीएस में भी डिक्रीज होगा, अगर यहाँ इंक्रीज है तो ईपीएस में भी इंक्रीज होगा। अब देखिए इफ कंबाइंड लेवरेज 2 ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1 देन फाइनेंशियल लेवरेज। तो ये तो आप जानते ही हैं कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसा क्वेश्चन हम अभी आगे करा चुके हैं। अब ये देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज 3:1 है, ऑपरेटिंग लेवरेज 3:1 है, मतलब 3/1। तो अगर हम निकाल देंगे तो 3 आएगा ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, 2:1, मतलब 2/1। तो फाइनेंशियल लेवरेज 2 है और ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है। इंटरेस्ट कितना दिया है, 20 लाख इंटरेस्ट दिया है, टैक्स रेट 50% है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है। देन ईबीआईटी क्या होगा, देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का वैल्यू दिया और किसी का वैल्यू नहीं दिया, तो उसी के थ्रू हम ईबीआईटी निकालेंगे। फाइनेंशियल लेवरेज कितना है, 2 है, ठीक है। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता है फॉर्मूला में। ईबीटी मतलब क्या, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस 20 लाख इंटरेस्ट की जगह हो गया। अब ये 2 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ईबीआईटी इक्वल टू 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 ईबीआईटी माइनस 40 लाख। तो देखिए 2 ईबीआईटी में से 1 ईबीआईटी माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, ईबीआईटी इक्वल टू 40 लाख। तो हमारा ये ईबीआईटी कितना आ गया, 40 लाख आ गया। अब यही सेम क्वेश्चन है, अगर हमें कंट्रीब्यूशन बोल दे निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, पहले ईबीआईटी कैलकुलेट करेंगे, ईबीआईटी आने के बाद ईबीआईटी हम कैलकुलेट कर लिए तो 40 लाख। ऑपरेटिंग लेवरेज हमें पता ही है कितना है, ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है, निकाल देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 × 3 120 लाख हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, हम सेल्स को क्या मान लेंगे, 100%,
सेल्स को क्या मान ली 100%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट परसेंट में दिया है। तो जब 100% में से हम माइनस किए 60% वेरिएबल कॉस्ट का, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 40%। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 40% आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन अभी हम निकाले हैं पीछे क्वेश्चन में, कितना आया था 120 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया था 120 लाख। तो जब 40% की वैल्यू 120 लाख है, हाँ देखिए 120 लाख आ गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता ही नहीं है, EBIT 40 लाख है। सॉरी ये सब छोड़ दीजिए, आप सिंपल इसको देखिए, ये देखिए सिंपल। अगर हम EBIT निकाल लें, किस तरह से EBIT निकालेंगे हम पहले देखिए, पहले इस तरीके से EBIT अगर निकाल लें, फिर उसके बाद इस तरीके से कंट्रीब्यूशन निकाल लें, तो कंट्रीब्यूशन और EBIT जब हमें पता चल जाएगा तो उनके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा। ये फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा सिंपल। ये तो सिर्फ हम समझाने के लिए लिखे थे ये इतना, वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए वेरिएबल कॉस्ट अगर निकालना होगा तो इसका यूज आएगा। देखिए 100% सेल्स मान लिया, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 60% माइनस किया तो 40% क्या आ गया कंट्रीब्यूशन। अब देखिए 40% का वैल्यू कितना है 120 लाख, तो 60% की वैल्यू क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 120 लाख कितने परसेंट की वैल्यू है 40%, तो 40% नीचे कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है 60%, तो 60% से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 180 लाख। 180 लाख क्या आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। सेम क्वेश्चन इसलिए हम लिए कि समझना आसान हो जाए आपके लिए, अच्छे से आप समझ सकें कि कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में ज़्यादा हाई-फाई क्वेश्चन नहीं आता न्यूमेरिकल, लेकिन हाँ ऐसा थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन पर फोकस रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप लेवरेज हम आपको क्लियर करा दिए हों। नहीं क्लियर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। लर्न विथ मुस्कान हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मैं अपने वीडियो की PDF शेयर करती हूँ और लाइव क्विज़ कराती हूँ। पेपर 1 की क्विज़ होती है 6 बजे शाम को, एंड पेपर 2 की क्विज़ होती है 6:10 पे होती है शाम में ही। तो अगर आप क्विज़ अटेंड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।